IFRS 16 साल के तो आप भी हो गए होंगे वैसे, ओवर एज हो गया है। पेज 35 है, कोई बैठा हुआ 16 साल का इस क्लास में? पेज 35, छठी सातवीं एक ही साल में कर ली थी, 8वीं 9वीं एक साल में कर ली थी। पेज 35 35 वॉल्यूम 1 पेज 35। अच्छा जी, दो अल्फाज हैं, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। अच्छा, और बिटवीन दीज टू वर्ड्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी विल टोटली चेंज। अच्छा, एक होते मंगनी और एक होता है निकाह, और एक होता है रुखसती। कमिटमेंट, हजारों ख्वाहिश कह रहे हो। अच्छा जी, जब इंसेप्शन डेट होगी लीज में, तब आइडेंटिफाई किया करेंगे हम कि इस दिन डिसाइड हो रहा है कि लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। 5-7 मिनट बाद आ जाओ, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स। ये लीज डिसाइड होता है लीज लीज भी है या नहीं है। डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट जिस दिन साइन हो गया, और द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू दी मोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, जिस दिन मोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाएं तो ये एक तरह की मंगनी है, और मोटी मोटी टर्म्स तय होने के बाद लीज एग्रीमेंट होगा। ऑब्वियसली अर्लियर कमिटमेंट ही हुआ करेगी, ये तो नहीं कि निकाह हो गया बाद में मंगनी हो रही है। तो लेकिन साइमल्टेनियसली हो सकती है, मांग ले या चलो कर लो, साइमल्टेनियसली हो सकती है। बहरहाल उसने कहा जो अर्लियर हो, मंगनी और निकाह में से जो अर्लियर हो। ऑब्वियसली मोटी मोटी कमिटमेंट्स पहले ज़बानी कलामी तय होती हैं, ज़बानी कलामी तय होती हैं, और फिर हाँ, फिर मौलवी साहब बीच में आते हैं, निकाह होता है। ये माय डियर द डेट ऑन विच द लेसर मेक्स, कबूल है। अच्छा, ये तो अभी स्टिल ना महरम है ना, क्योंकि मंगनी हुई है। अच्छा, द डेट ऑन विच a lessor makes an underlying asset available for use by lessee। जिस दिन लेसर लीज एसेट लेसी को ट्रांसफर कर दे, इसका मतलब है उस गाड़ी की रुखसती हो गई है, तो डेट इज कॉल्ड एज कि लेसर ने लीज एसेट इस दिन से इसको हंसा दो। चलें जी, नोट कर लें। निहायत मुझे गुस्सा चढ़ा था, दरमियान में मुझे याद आया कि आप नहीं आए हुए। अच्छा जी, द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट तहरीरी होगा, और डेट ऑफ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी नहीं, बाय पार्टीज। पार्टीज तो पता ना, लड़के वाले लड़की वाले, लेसर और लेसी, टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन। मोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाती हैं, कुड़ी की कर दी, मुंडा की कर दा। अच्छा, इट इज आइडेंटिफाइड एट दिस डेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट contains a lease or not. If it is a lease, then it's
टाइप इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एट दिस डेट, फिर ये भी डिसाइड हो जाता है कि फाइनेंस या ऑपरेटिंग है। लेकिन जर्नल एंट्रीज कब से करना शुरू करनी है? रुखसती के बाद जर्नल एंट्रीज करना शुरू करनी है। डेट ऑन विच लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह नॉन कैंसिलेबल लीज जिंदगी में रखनी है। अच्छा जी, ठीक है ना, समझ गया ना, जैसा भी सिनेरियो हुआ बर्दाश्त करना। अच्छा जी, पेज 36 पे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसी के बाद लेसर एंड लेसी agreed on principal terms of lease on 5 जनवरी 2015. However, the contract was signed on 10 जनवरी 15। जी मोटी मोटी टर्म्स कब एग्री हुई? इस 5 जनवरी का नाम बताएं। कमिटमेंट। इस 5 जनवरी का नाम बताएं। कमिटमेंट। कमिटमेंट। However, the contract was signed on 10 जनवरी। इसका नाम बताएं। लीज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अच्छा, अब इन दोनों में से पकड़ें अर्लियर। 5 जनवरी डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, कमिटमेंट, द इंसेप्शन डेट इज अर्लियर, और एंड द एसेट वाज गिवन ऑन लीज ऑन 2 फरवरी, सो इट इज कॉल्ड एज commencement date. J Limited enters into a contract for the lease of a car with K Limited on जनवरी 18। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? जनवरी 18। 18 जनवरी। आगे वाले डेट्स मैं ढूंढता हूं। ये वाली डेट अब रह गई है और ये वाली डेट रह गई है। ये जरा देखिएगा, अब सवाल मजे का। अब सवाल अगला ये है भाई, के लीजिंग लिमिटेड एग्रीज टू ट्रांसफर द कार ऑन फेब्रवरी। के लिमिटेड, के कौन है? जे लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ अ कार विद के लिमिटेड। के लीजिंग लिमिटेड एग्रीज टू ट्रांसफर द कार, तो के कौन है? लेसर। इन द नेम ऑफ जे लिमिटेड ऑन agrees to transfer. However, J would have the right to use as at। अब इसने वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, प्रिंसिपल टर्म्स। तो अब इस सवाल के अंदर प्रिंसिपल टर्म्स गिवन नहीं है, यानी कमिटमेंट नॉट गिवन। ये 18% नहीं है, ये 18 जनवरी है, ये नॉट गिवन। आप बता दें अवेलेबल फॉर यूज कब है? अवेलेबल फॉर यूज, के लीजिंग एग्रीज टू ट्रांसफर द कार इन February 3। However, J would have the right to use the car from फरवरी 22, लेकिन फरवरी 22 को राइट टू यूज होगा, और के कह रहा है एग्रीज टू ट्रांसफर द कार। ट्रांसफर करने का कहा था 3 फरवरी को, लेकिन उसको फिर डिले करते करते राइट ऑफ यूज दिया 22 को। अब आप मुझे बताएं, तो प्रैक्टिकली वो एंट्रीज कब से करना शुरू करेगा? व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। दो ही कमिटेड बट ही डिसऑनर्ड द कमिटमेंट, तो इसमें आप कमिटमेंट नहीं देखी जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि किस दिन उसने मेरे लिए काबिल इस्तेमाल हालत में ले आया। तो काबिल इस्तेमाल हालत को कब लाया बताएं? 22 फरवरी को। तो दैट्स वाई इसमें वो वाली डेट मिसिंग है कमिटमेंट की, इसलिए इंसेप्शन डेट वही ले ली है जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है। चलो पॉज करो।
नाश्ता वैसे करके आते हो आप लोग, नहीं करके आते? सही, तब आ गए यार, पाई खा के आते हो। चलो मैंने तो नहीं कहा था। अच्छा चलो ठीक है। तो इंसेप्शन डेट पे क्या डिसाइड करना होता है? यू हैव टू यूज राइट हैंड। इंसेप्शन डेट पे ये डिसाइड करना होता है कि लीज भी है या नहीं है। इंसेप्शन डेट पे ये डिसाइड करना होता है लीज भी है या नहीं, और अगर ये डिसाइड हो जाए तो फिर ये डिसाइड करना होता है कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। भाईजान क्लास हो रही है। और कमेंसमेंट डेट वो होती है जिस दिन से अकाउंटिंग शुरू होती है और लेसर लेसी एंट्रीज करना शुरू कर देते हैं। आ जाओ। बस ठीक है, अब सोचा तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। IFRS 15 निकालें फिर थोड़ा सा करके जाएं। IFRS 15 कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी चैप्टर। अच्छा जी, भाई वो मगरिब के बाद ना फाइनल अकाउंट के MCQs करने हैं, मैंने और आपने। वो मैं आप लोगों से बात ही नहीं करा, मैंने और आपने। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, बस ठंडे बजाएं। अच्छा जी, ले अवे सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें कस्टमर पहले जो है वो थोड़े 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 करके पैसे देता रहता है और चीज़ों की डिलीवरी एंड पे होती है। लेकिन अगर कस्टमर अच्छा खासा पैसा पकड़ा गया है तो फिर ले अवे सेल में सेल पहले भी बुक हो सकती है अगर नॉर्म है कि कस्टमर पूरे पैसे दे देते हैं और चीजें ऑन हैंड रेडी फॉर डिलीवरी हैं, तो फिर पहले भी सेल बुक हो सकती है। पॉज करो। अच्छा जी, पेज नंबर भाई 552। Salim Engineering is a supplier of various types of industrial machines. It also provides services for the maintenance of these machines. Machines बेचता भी है और मशीन की सर्विसेज भी देता है। Following transactions were carried out by SC during the year. A service contract for the maintenance of machine. एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मशीन की मेंटेनेंस का for a period of and was signed and SC received a non-refundable annual fees of 45,000। पूरा पैसा एडवांस में आ गया है ऑन 15 अप्रैल 16 को। अब मैं देख रहा था कि अपने सोल्यूशन में इसको रेवेन्यू में नहीं डाला हुआ, लेकिन हम पेपर में ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि हमारा ईयर एंड 30 जून 2016 है, तो जब पैसा पकड़ा है तो अप्रैल के महीने आधा और मई के महीना पूरा और जून के महीने पूरे में सर्विस सरेंडर हो गई है। इसकी जगह आई कि आपने लिखा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में डाल दो 45,000 को, और जैसे जैसे सर्विस सरेंडर करो वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करो। सवाल में वाज़े लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे सवालों में हम तो यही अज्यूम करते हैं कि बस ठीक है सर्विस भी रेंडर होना शुरू हो गई है। तो बेहतर है डिस्कशन से पहले एंट्री कर लें।
15 अप्रैल 16 को नॉन रिफंडेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रिफंडेबल पैसे उनको रेवेन्यू में नहीं लेके जाना जिंदगी में। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और 30 जून 16 को 45 डिवाइडेड बाय 12 महीने ज़रब 2.5 महीने, आधा अप्रैल, मई पूरा और जून पूरा जी 9.4। तो आप लोग रेवेन्यू की डिस्कशन भी करके आ सकते हैं, सॉल्यूशन में शायद रेवेन्यू की डिस्कशन नहीं हुई हुई कि एज्यूमिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल, ये एज्यूमिंग दैट वी हैव स्टार्टेड गिविंग द सर्विसेज ऑन 15 अप्रैल। Five machines were sold on a layaway basis। layaway basis बार बार बोलता हूं, सुन लें आप। कस्टमर किस्तों में पैसे देता रहता है 5-6 महीने, और फिर छठे महीने के एंड पे आप उसको चीज़ी दे देते हैं। इसमें असूली तौर पे तो जब पूरे पैसे आ जाएं सेल बुक होनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छे खासे पैसे आ जाएं और चीज़ें ऑन हैंड हों तो फिर सेल बुक करने में कोई मसला नहीं। 5 machines were sold on layaway basis to one of its frequent customers, यानी इससे सेल ये होती रहती है, अक्सर पैसे देता रहता है, इसने कोई मसला नहीं करना। 3 out of 5 installments had been received till year end। ईयर एंड तक 5 में से 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है 5 में से 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आ चुकी हुई हैं। अब मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सवाल ये राइज हो रहा है जहन के अंदर कि 5 में से 3 किस्तें अगर आ चुकी हुई हैं तो इसको सेल में डालें या ना डालें। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने उधर आपको 90% का लफ्ज़ बोला था, इधर आई के अपने 5 में से 3 किस्तें आ गई हैं तो भी उनको समझ लिया सब्सटेंशियल। तो चले ठीक है, जिस तरह आई कैप करे उस तरह कर सकते हैं। तो लिख के आए जी, इन layaway sale as major installments have been received, that is 3 out of 5। in layaway sale as major installments, that is 3 out of 5 have been received, so revenue will be recorded if goods are in hand and ready for delivery। if goods are in hand and ready for delivery। ले अवे का मतलब ये नहीं होता कि पिछली सीट पे जाके लेट जाओ, ले अवे बोंगी ना मारा करो, क्लास में आए हो पढ़ो बैठ के। कभी अम्मी अब्बू की भी तारीफ किया करें, माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग, ज़बरदस्त, ये चादर तो आपको बड़ी सूट कर रही है और ये स्वेटर तो बड़ा ज़बरदस्त हो रही है। तो कभी थोड़े से एक्सप्रेसिव बने ज़िंदगी में, ये मुंह बसोर के जो है ना बैठे रहा करें हर वक्त घर के अंदर भी। नमक तेज है, कुछ भी एक्सप्रेसिव। अच्छा जी, हम स्टेप 2 तक पहुंच गए थे कल, जिस वक्त मैंने कहा था कि हमारी बस हो गई है, लेकिन असल में उस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा था आगे पढ़ाने को। तो स्टेप 3 चलें जी, अंग्रेजी ज़रा देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लिखी हुई है। स्टेप 2 तक कल हम पहुंच गए थे। स्टेप 3, बीच में इन 7-8 दिनों में कुछ बात बूत हुई आपसे करने वाली तो कर देंगे हम, कोई क्वेश्चन सोल्यूशन उसका भेजना हुआ तो वो भी आपको भेज दिया जाएगा। जी आपसे पूछना तो मंडे को जूम मीटिंग का लिंक भेज दिया जाएगा, उससे अगले मंडे तो वैसे ही आ जाना है।
ट्रांजैक्शन प्राइस, जहां पे कोई आपको मसला है पूछ लीजिएगा। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू आवर कस्टमर। जैसे आज के सवाल में 92 लाख रुपया थी ट्रांजैक्शन प्राइस, excluding amounts collected on behalf of third parties. An entity shall consider the terms of contract and its business practices to determine the transaction price. बस इसमें ये लाइन काट दें, बाकी तो पढ़ लिया हुआ है, इसको छोड़ें। अच्छा जी, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों ने आज भी मैंने बोला तो मुझे शर्मिंदगी हुई सुन के कि आप लोगों को ये नहीं पता। ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हुए 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वेरिएबल कंसिडरेशन, जैसे कुशान के सवाल में 50 मिलियन की बिल्डिंग थी और 10 मिलियन का बोनस था। कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट तो वेरिएबल कंसिडरेशन को इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल कंसिडरेशन में अगर कोई चीज आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से कॉन्स्ट्रेन कर रही है तो उसको भी सोच लो। इसकी मिसाल दी थी, अगर आपको लग रहा है कि बोनस कल कला को नहीं आना तो बोंगी है कि अभी उसको रेवेन्यू में डालना शुरू कर दो और कल कला को रिवर्स करो, तो बेहतर है पहले दिन से रेवेन्यू में ही ना डालो। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट्स, वो वाले सवाल थे जिसमें हम कहते थे प्लॉट द कैश, और नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि 50 रुपए अभी दे दें, 100 रुपए इधर दे दें और डिलीवरी इधर कर दें, ऐसे ही सफ़े पे छोटा जहाँ पे जगह खाली है बोंगी शोंगी मार लेते हैं, तो बताएं माय डियर, अगर 10% डिस्काउंट रेट है तो सेल किस पे बुक होगी? जल्दी बताएं माय डियर, सेल किस पे बुक होगी? मैंने आपको बताया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर के सवालों में पहले सेल निकालते होते हैं जी, बताएं ना बताएं। 206 पे, एक्सलेंट। 50 इंटू 1 2 3 4 1.1 रेज टू पावर प्लस 100 इंटू 206 यार हाथ होती है, तो कॉन्सेप्ट समझने के अलावा सारे काम किया कर दुनिया के। अच्छा जी, अब क्या होगा? लाइबिलिटी का बनेगा ना फॉर्मेट, 1 जनवरी 14, कैश 50, 31/12/14, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 50 इंटू 10% कितना? 55, 1 जनवरी 15, कैश 100। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ना एक लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लाइन लगा ले, लाइन मारें जरा, 155। अब जरा करें 31/12, चल 15 का साल ही रहे, 31/12/15, इंटरेस्ट 155 जरब 15 पॉइंट, चले नोट कर लें यहाँ तक। बस इतना सा ही था, एक हल्का सा जरा रिवीजन करानी थी लॉट द कैश की। बिल्कुल लाइट मोड पे चीज़ें चल रही हैं आज। 7 साल की बत्ती जब गुल होने लगे ना तो मुझे बता देना है। आपकी खैर है, आपकी नहीं टेंशन मुझे, यू आर रफ एंड टफ। 7 साल की बत्ती जब गुल होने लगे ना तो बता देना है, क्योंकि हो सकता है अभी इन तिलों में तेल खत्म होने वाला हो। सॉरी सॉरी, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है। नहीं कोई नहीं, आप कह रहे हो ना, किसको माइंड भी तो कर सकता है। आज तो फजर में निकलते ही आप लोगों ने मस्जिद के लिए देखा होगा, रास्ते में बड़ी धुंध पैरी। अच्छा जी भाई, ये 7 वाले ये घर में ये किसी को चूड़ियाँ लेके दे देंगे आप लोगों ने, जो घर में नमाज पढ़ते हैं, इनको मर्द होते हैं। बीवी को दे दो, उसने तो पढ़नी घर में है। औरत की तो बेहतरीन नमाज वो है जो जितना हो सके छुप के पढ़ी जाए। ओके,
पॉज करो। ओके चलें जी आगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था बोले? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। वेरिएबल कंसिडरेशन के नीचे डाल के वेरिएबल तो नहीं समझ लेना घर जाके इसको। अच्छा वेरिएबल कंसिडरेशन पढ़ें जिंदगी में ऐसे ही जरा जरा टेक लगा के वेरिएबल कंसिडरेशन। ये काका मन्ना जरा पीछे हो, काके मन्ने को, काका मन्ना रिलैक्स हो जरा, काके मन्ने रिलैक्स हो, उते वाला बटन बंद कर, तू थे लड़न आया है। अच्छा जी, if the consideration promised in a contract includes a variable amount, 50 मिलियन तो मिलना ही था कुशान को, 10 मिलियन का बोनस वेरिएबल था। An entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will be entitled. आप अंदाजा लगाओ फिर मिलना है या नहीं मिलना। In exchange for transferring promised goods or services. The promised consideration can also vary if entity's entitlement to that amount is contingent on occurrence or non-occurrence of a future event. कुशान वाले सवाल में यह था कि इस दिन तक बिल्डिंग बना दोगे 28 फरवरी तक तो बोनस दे दूंगा, नॉन अकरेंस अगर नहीं बनाओगे तो नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वुड बी वेरिएबल इफ प्रोडक्ट वाज सोल्ड विद अ राइट ऑफ रिटर्न। अगर एक राइट ऑफ रिटर्न के साथ प्रोडक्ट बेचिए तो उसका रेवेन्यू भी आपको कंफर्म नहीं है। और अ फिक्स्ड अमाउंट इज प्रॉमिस्ड एज परफॉर्मेंस बोनस ऑन अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या था? 28 फरवरी, तब तक आपने चीजें बेचनी थी। An entity shall estimate an amount of variable consideration. इसका फिर अंदाजा लगाएं by using either the expected value method, नीचे उसके सवाल किए हैं हमने, expected value method or most, depending on which method the entity expects to better predict the amount of consideration. डिपेंड करेगा। ऐसी कोई थ्योरी लिखी आगे कहीं तो आपको पढ़ना आसान हो। आगे आ जाए जी। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है बोले? वेरिएबल। दूसरा कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रेनिंग, स्टॉप कर रहे, अंदाजा लगाना। वेरिएबल कंसिडरेशन में क्या चीजें अंदाजा लगाने से रुक जाएं, ये तो अंग्रेजी पढ़ लें। एन एंटिटी शैल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, हाईलाइट किया हुआ, इन वेरिएबल कंसिडरेशन ओनली। ये बोनस 10 मिलियन का कब डालें? व्हेन इट इज हाईली डेट रिवर्सल विल नॉट, रिवर्स नहीं होना तो डाल दें, और अगर है कि रिवर्स हो जाने तो फिर ना डालें। एक एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। भाई पॉज करना। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा भाई आईकेएफ से एक पूछा गया था, उसने जवाब दिया था, उसको जरा मैं डिस्कस करता हूं। लास्ट टाइम का लेक्चर 116 पार्ट बी है, उसको छोड़ें। इफ द टाइम बिटवीन द डिलीवरी एंड पेमेंट इज एग्जैक्ट, तो डिस्काउंटिंग करनी है या नहीं? अब ये एक सवाल है कि एग्जैक्ट 1 ईयर है, यानी 1 जनवरी को चीजें आप बेच रहे हैं और पैसे आने 31 दिसंबर को, एग्जैक्ट 1 ईयर पर डिस्काउंटिंग करनी है या नहीं करनी? उसमें स्टैंडर्ड ने कह दिया हुआ है प्रैक्टिकल रिलैक्सेशन में आपको देता हूं, डू नॉट। स्टैंडर्ड ने मशवरा दिया हुआ कि डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है अगर एग्जैक्ट 1 ईयर है। एग्जैक्ट 1 ईयर वाला कभी सवाल आया ही नहीं, हमेशा देखे 2 साल 3 साल 4 साल वाले सवाल होते हैं। बट इफ क्वेश्चन मेंशंस डोंट यूज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, ऐसा सवाल भी आईकेप में नहीं आया। आईकेप ने एक ईमेल के जवाब में हमें यह कहा था, बट इफ क्वेश्चन मेंशंस दैट डोंट यूज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यानी प्रैक्टिकल शॉर्टकट को यूज करने की इजाजत मना कर रहा हूं मैं आपको, फिर मजबूरन। इफ टाइम बिटवीन डिलीवरी एंड पेमेंट एग्जैक्ट 1 ईयर तो डिस्काउंट। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, फिर क्या करें? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एंड डिस्काउंट रेट इज गिवन, तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट कर लें फिर आप, क्योंकि ये शॉर्ट, वैसे रिलैक्सेशन अवेलेबल है। साइलेंट में दोनों सूरत में असम्पशन ली जा सकती है। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं ना डिस्काउंट करें। कहते हैं मैं आपको, स्टैंडर्ड कहते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल शॉर्टकट दे रहा हूं, डू नॉट डिस्काउंट। ये स्टैंडर्ड कह रहा है, ये मेन लाइन है इस मसले का हल। बट इफ क्वेश्चन मेंशंस डोंट यूज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, देन स्टैंडर्ड कहता है ये शॉर्टकट, सवाल कह रहे हैं ये शॉर्टकट यूज ना करें, फिर मजबूरी में डिस्काउंट करना पड़ेगा। और अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन ने बताया नहीं कि प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का लफ्ज आई के लिखेगा भी नहीं, मेरे ख्याल से यही वाले सिनेरियोज हुआ करेंगे। क्वेश्चन इज साइलेंट बट डिस्काउंट रेट इज, तो फिर क्या करें? डिस्काउंट कर लें। तो यहीं पे नोट करें ना जहां पे ये डिस्कशन चल रही है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो छोड़ें तस्वीरें क्या करनी है, बाद में मिलनी नहीं, नोट करें, 1 मिनट लगाएं। मुझे पता है 5:38 के ऊपर जो है वो अजान हो जानी है, और ऑनलाइन वालों 5:38 के अंदर जो है वो 20 मिनट रह गए हैं।
अब 20 मिनट में मैं आपको क्या घोल के पिलाऊं कि आप पास हो जाएं। अच्छा जी, क्या बोले, क्या पिलाएं? अच्छा दुआएं। हाइपर तो नहीं होते ना जिंदगी में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई एक गाड़ी आपने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपने ऊपर मिसाल लेता हूँ, गाड़ी आपने ऐसे पिचक गई कार्टूनों की तरह ऐसे, तो हाइपर तो नहीं होते ना जिंदगी में। नया घर बनाया, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे पिचक गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, अपने ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे पिचक गया, हाइपर तो नहीं होते? ज्यादा हो गई? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर की बात होती है मेरे भाई, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़े से बाद आपको पता चलेगा, ये डिपेंड करता है। ओके, सब्र होना चाहिए गूगल मैप्स की तरह, जितने मर्जी गलत रास्ते पे डाल जाओ, वो बस यही कहती रहती है बेचारी, लगी रहती है टर्न राइट टर्न राइट, ये तो नहीं कहती मैं कह नहीं रही सी मुड़ जा, शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ। पाकिस्तान वाला वर्जन भी है कि अच्छा वो फिर जज्बाती हो। हो गया। बना लो अपनी, ऐसी क्या करें सीरियल इस तरह की। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो तो आईडी कार्ड भी नहीं ले वापस की था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड में क्या कहा था, डिस्कशन ऑफ डिस्काउंट रेट टेक करें, यूज द डिस्काउंट रेट। अच्छा, यहां पे एक डिस्कशन है कि इसमें डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है, जैसे लीज में भी है, IS 37 में भी है, तो यहां भी एक डिस्कशन है डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है। भाई डिस्काउंट रेट जो है वो कौन सा यूज करना है, इसके ऊपर एक डिस्कशन है। डिस्काउंट रेट ऐसा यूज होना चाहिए कि अगर कस्टमर और सेलर एक दूसरे से लोन लें तो क्या रेट बनता है। यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड एंटिटी, वो रेट यूज करना है। लोन, अगर आप एक दूसरे से लोन लें तो क्या रेट यूज करें, दैट डज नॉट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स, और सेल ऑफ गुड्स ना करें। वैसे ही जरा अगले से पूछ के देखें यार, अगर लोन लेना है तो क्या रेट बनता है, वो रेट यूज करना है। कंक्लूजन, ये रेट आमतौर पे इंक्रीमेंटल बोरोइंग होता है, कभी कभी गलती से आईकैप इसको मार्केट रेट भी कह देता है, ये रेट असल में इंक्रीमेंटल बोरोइंग होता है। आईकैप ने तो नहीं कहा, चलें ये रेट असल में इंक्रीमेंटल बोरोइंग होता है, यानी अभी तक 2-3 बोरोइंग आप कर चुके हैं, अगला बोरोइंग आप करने लगेंगे तो लोग डरेंगे और इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेंगे कि पुराने दौर वापस कर नहीं रहा और ये दे रहा है। लीज में उल्टा है, लेसी के केस में लेसी इंप्लिसिट यूज करता है, ना पता हो तो इंक्रीमेंटल करता है, यहां उल्टा है, यहां इंक्रीमेंटल यूज करना है। इंक्रीमेंटल ही बेसिकली फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है, यानी अब एक्स्ट्रा लोन लेने पर कितना रेट बन रहा है। बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन यूज द इम्प्लिसिट रेट। ओके, नेक्स्ट। नॉन कैश कंसिडरेशन तो हमने पढ़ लिया हुआ है वहां से,
इसकी अंग्रेजी पढ़ ली हुई है। इसकी अंग्रेजी जो है ना, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, ये नेट होता है। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इंक्लूड्स कैश। चलें इसको छोड़ें, जरूरत हुई तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, वरना इसको खत्म करें। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, बस यार ये आखिरी चीज पढ़ें फिर बस करें। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, वो जो वर्किंग करते हैं पहले दिन से मैकडॉनल्ड्स और वो सारी, IFRS रिक्वायर्स टू एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू, असल में कोई थ्योरी डाल के वो MCQs बना रहा है, चीजें बना रहा है, तो कम से कम हमें पढ़नी तो आनी चाहिए ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। IFRS requires to allocate the transaction price to in an amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods and services to the customer। यानी कि जितने आपको पैसे आने की उम्मीद है, entity allocates the contract transaction price। contract transaction price आज कितनी थी? 92 लाख रुपया। The entity allocates the contract transaction price to each WADA on standalone selling at inception of contract। अब ये वाले पंगे आईकैप डाल सकता है पेपर में कि आपको फेयर वैल्यू आज की भी दे दे और फेयर वैल्यू 15 दिन बाद की भी दे दे, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि दिन की फेयर वैल्यूज की बेस पे एलोकेशन करनी है। एक्सेलेंट, एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उस दिन की फेयर वैल्यूज लेनी है। आगे A standalone price is the price at which an entity, standalone price है अकेले अकेले बर्गर और बेचो फ्राइज। A standalone price is the price at which a seller would sell a promised good separately to a, अकेली कितने की बिच रही है, डील करके ना बताओ। The standalone selling price is the price at which an entity would sell a promised good or services separately to a customer। The best evidence of standalone selling price is the observable price of good when entities sell that good separately in the similar circumstances and to similar customer। ये जरा हाईलाइट करें। The best evidence of standalone selling price is the observable price, किस वक्त की? When entities sell good separately। ये जो observable price लफ्ज है ना, ये स्टैंड अलोन के लिए यूज होता है। ये भी कभी वो लफ्ज अगर यूज कर लेना, ऑब्जर्वेबल प्राइस, ये स्टैंड अलोन प्राइस के लिए यूज होता है। स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है? स्टैंड अलोन प्राइस फेयर वैल्यू होती है अगर एंटिटी अकेले इस चीज को बेच रही है। A contractually stated price or list price for a good may be the standalone price of that good, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस उसके बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं वही हो। असल क्या डेफिनेशन है स्टैंड अलोन प्राइस की? भाई जो चीज दुकान पे, कई दफा ऐसा होता है कि चीज के ऊपर लिस्ट प्राइस लिखी होती है 400 और दुकानदार कहता है यार मैं तो 350 की बेचता हूं इसको, वो तो ऐसे ही मैंने लिख दी हुई है, बस पुराना टैग लगा हुआ है। बस जितने की आप बेच रहे हो बाजार में, लिस्ट प्राइस भी जरूरी नहीं, जितने की बाजार में बेच रहे हो, जो फेयर वैल्यू है, जितने की आपको जाके अकेले खरीदनी पड़े, दैट इज स्टैंड अलोन प्राइस। बट इफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज नॉट ऑब्जर्वेबल, बोले इफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज पता नहीं चल रही, एन एंटिटी शैल एस्टिमेट द स्टैंड अलोन प्राइस, सुटेबल मेथड्स आर डिस्कस्ड बिलो। सुटेबल मेथड्स वो आपको पता है, लेकिन मैं सुटेबल मेथड से पहले ये अंग्रेजी भी पढ़ना चाह रहा हूं। एलोकेशन ऑफ, नो व्हाट इज दिस? ये सारा होता क्या है कि बर्गर आपको बाजार से 500 का मिल रहा है, बॉटल आपको जो है वो 80 रुपए की मिल रही है, 580 की चीज मिल रही है आपको अकेले अकेले बाजार से, लेकिन डील हो जाती है कि हम जो है वो चलो आपको ये चीज बेच देते हैं 550 में। नाउ व्हाट इज डिस्काउंट? 30। डज इट नीड टू बी एलोकेटेड अमंग बोथ और नॉट? ये डिस्कशन हम करने लगे हैं पहली दफा। डज इट नीड टू बी एलोकेटेड टू बोथ और नॉट, ये सवाल है आज का। अ कस्टमर रिसीव्स अ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है? ऑन परचेजिंग अ बंडल इफ द सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस कितने? सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस 500 exceeds the promise consideration, promise consideration कितनी है? 550। the entity shall allocate a discount proportionately to, अगली लाइन अब गौर से पढ़नी, ये तो हमें पता है, ये पैरा 3 लाइनें, कोई ऐसा काम का पैरा नहीं था। an entity shall not allocate a discount
प्रोपोर्शनेटली। ओ रशीद साइड ते हट जा, हाइब्रिड फिजिकल सारे सबको साइड पे हटाएं। An entity shall not allocate a discount हम तो प्रोपोर्शनेटली करते थे, 550 डिवाइडेड बाय 580 मल्टीप्लाई बाय 500 और प्रोपोर्शनेटली हो जाता था। When there is observable evidence that entire discount relates to one or more PO and not the sir, सवाल में लफ्ज लिखा हुआ था the transaction price is 550 and we are offering discount on bottle only. आप बताएं क्या सवाल में लिखा हुआ है? The transaction price is 550 and we are only offering you discount sir on bottle only. We are not allowing you discount on burger. तो ये 500 बस क्या करें बस सवाल में लिखा हुआ है। Question says whole discount on bottle. पता नहीं ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा, मैं आया तो नहीं। क्वेश्चन अगर कह रहा है कि सारा डिस्काउंट बोतल के लिए है तो फिर बताएं इसको 50 रुपए की कर लें, 30 रुपए का डिस्काउंट इधर माइनस कर दें। ये देखिए ना माइनस कर रहा हूं मैं, ये जो इनका डिफरेंस है 30 रुपए का डिस्काउंट इधर माइनस कर लें और बाकी सारा बोतल बर्गर कौन डिस्काउंटेड बेच दें। डिस्काउंट एलोकेशन मस्ट बी डन बिफोर अप्लाइंग रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच लगाने से पहले डिस्काउंट्स को एलोकेट कर देना चाहिए बाकी चीजों में। इसको देख लूंगा मैं अगर कोई सवाल कराना है। अच्छा ओके आगे चलें, बस खत्म हो गया। कौन से स्टेप तक पहुंच गए हैं? नहीं पहुंच गए हैं 4। अब कौन सा रह गया है? 5। इसमें कितने मेथड्स हैं स्टेप 4 में? बट आर नॉट लिमिटेड टू। अगर आई कैप कोई चौथा मेथड बता दे वो लगा दीजिएगा, फिर वो तरीका भी तकरीबन बताएगा लगाने का। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड क्लॉस प्लस, लेकिन आपकी मर्जी है मार्जिन निकालें मार्कअप, वो मैंने कह दिया हुआ है। एंड रेजिडुअल अप्रोच। आगे तो आपको पता है वो हमारी मशहूर जमाना चीज आ रही है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। भाई जिन्होंने एक क्लास वो पार्ट बी छोड़ा हुआ है तो भाई रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। एट अ पॉइंट इन टाइम वाली चीजों में आमतौर पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है जब चीज आपको इस्तेमाल करने का हक मिल जाए, या जब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए, या जब चीज का कब्जा आ जाए, या कस्टमर है सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आ जाएं, या कस्टमर उस चीज को पसंद कर ले तो सेल बुक कर लेते हैं। अच्छा कंसाइनमेंट सेल किसी को याद हो क्या होती थी? होंडा ने डीलर को गाड़ियां भेज दी हैं, सेल क्यों नहीं बुक करा? जब डीलर आगे बेचेगा तब सेल बुक होगी। और ये है पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। मेथड्स फॉर मेजरिंग रेवेन्यू ओवर टाइम की टेंशन ना लें, वो इनपुट और आउटपुट मेथड्स हैं, ये अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा इसके बाद क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। और उसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेजेंटेशन। इसमें ये 4 एग्जांपल्स करनी हुई, 5 कर लीजिएगा कभी बैठ के, बेहतर वही हैं जो नीचे 8.1 से आगे दी हुई है। रिसीवेबल की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन है। और उसके बाद ये डिस्काउंट्स तो आसान थे, ये डिस्काउंट्स तो ऐसे ही उसने किताब में डाले हुए हैं। और उसके बाद बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट था। यार ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। स्पेयर पार्ट्स मशीन लेके चले गए थे आप, लेकिन सेलर ने स्पेयर पार्ट्स की सेल इसलिए रिकॉर्ड कर ली थी कि आप कभी भी उठा के उनको लेके जा सकते हैं। आपने बिल बनवा लिया हुआ है और होल्ड करवा लिया, लेकिन उनका किराया भी ले रहा था वो। और आखिर 2 चीज़ें रह गई होंगी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम और वो डिस्काउंट वोचर। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई इन 7-8 दिनों में तो मैं आपको कोई इसके IFRS 15 के कोई एक्स्ट्रा सवाल 1-2 बना के भेज दूंगा। बाकी फिर 6 मिनट रह गए हैं अज़ान में, अभी आप बता दें फिर क्या करें, अभी तो खुला टाइम है। IFRS कौन सा जी बता दें, कौन सा क्या पसंद करेंगे? बोर हो जाए तो दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ चले जाया करें, और ऑडिट कर लेते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं माय डियर, रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं।
सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा ले माय डियर। किसका? एनपीवी का सवाल। ये कॉस्ट की क्लास है, एमएफए। मर्जी है भाई आपकी। खामोश हो जाएं। अबू मुस्लिम कहते हैं हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, वो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया मुझसे एक साहब ने आपकी तरफ से ये हदीस नकल की है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना है कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो अल्लाह इस दिन वो गुनाह जो चलने से हुए हों, वो गुनाह जिनको उसके हाथों ने किया हो, और वो गुनाह जो इसके कानों से सादिर हुए हों, और वो गुनाह जिनको उसने आंखों से किया हो, और वो गुनाह जो इसके दिल में पैदा हुए हों, सबको मुआफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ये मज़मून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा सुना है। अच्छा भाई, इसको कहते हैं फ़ज़ाइल का इस्तेहज़ार। क्या कहते हैं? फ़ज़ाइल का इस्तेहज़ार। हर वक्त आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो कि आपको पता हो कि इस अमल पे अल्लाह मुझे क्या देने वाले हैं। अब लोग कहते हैं कि जी अमल तो फिर इसलिए करें सिर्फ कि अल्लाह को राज़ी करना है, तो कुछ लोग कहते हैं आप फ़ज़ाइल क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई फ़ज़ाइल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाए ना, तो सहाबा को शौक़ दिलाने के लिए, तो हम क्यों ना सुनाएं। और कुरान में ही फ़ज़ाइल से भरा पड़ा है, कुरान में कई फ़ज़ाइल हैं कि अल्लाह तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो अल्लाह की रज़ा मकसूद है, तो अल्लाह की रज़ा भी मकसूद हो लेकिन फ़जीलत भी सामने हो, क्योंकि हमने बड़ों से सुना है कि ये दोनों चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो फिर अमल भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। जैसे 2 कदम अल्लाह को महबूब हैं, जो महरम रिश्तेदार से मुलाकात के लिए जा रहा हो, और वो कदम जो मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जा रहा हो, ये कदम अल्लाह को महबूब हैं। ये है फ़ज़ाइल का इस्तेहज़ार। नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, इसको फ़जीलत पता होगी कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है, तो इसको फ़जीलत पता होगी, तो ये अमल में इसकी इस्तकामत आएगी। वज़ू करके आसमान की तरफ देख के दूसरा कलमा पढ़ें, जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो ये फ़जीलत इसको पता होगी, तो अमल करना आसान होगा। अब जब फ़ज़ाइल के हल्के कायम नहीं होंगे और बार बार फ़ज़ाइल का मुज़ाकरा नहीं किया जाएगा, मसाइल का इल्म तो उलमा से सीखना है, वो तो ज़ाहिरी बात है, मैं आप या दूसरे एक दूसरे को सिखाना शायद मुश्किल है। मसाइल का इल्म उलमा के पास सीखा जाए, और फ़ज़ाइल का इल्म जो है फ़ज़ाइल के हलकों में बैठ के सीखा जाए, जिसमें हमें पता हो हर अमल पे क्या मिलने वाला है, ताकि उस अमल के ऊपर इस्तकामत पैदा हो। तो इसलिए कोशिश करें हर चीज़ की फ़जीलत याद हो, और उस फ़जीलत को मौके पे अप्लाई भी करें और दूसरे को बताएं भी। एक है सिंपल बता देना ये अमल करो, एक है उसकी फ़जीलत के साथ बताना, उसके बेनिफिट के साथ बताना, इस पे अल्लाह क्या देंगे, तो इसके ऊपर उस अमल के ऊपर जो है वो इस्तकामत भी आएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो यार, बस कर दो।